नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस और इस संकट के बीच केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप लॉकडाउन 4 में हैं और ये 14 दिन का, जी हां 2 सप्ताह का लॉकडाउन 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देश भर के हाई रिस्क कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जाएगा। किन इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटना है, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। रेड, ऑरेंज, ग्रीन बफर जोन को और कंटेनमेंट जोन की निगरानी की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की होगी। उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन भी करना होगा। ये तो भाई बात हुई गाइडलाइन की, लेकिन इस गाइडलाइन के साथ साथ 1 से लेकर 3 तक जो लॉकडाउन आपने देखा है, समझा है, तस्वीरें देखी हैं, क्या वो अब दिखना बंद होगी या फिर ऐसी ही रहेंगी? इस पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये पैकेज। तो राज्य सरकारें तय करेंगी जोन। राज्य सरकारों के बीच सहमति से होगी ये बस सेवा। किधर चलेगी, कहां चलाना है, कैसे चलाना है, जिले में चलाना है, राज्य के बाहर चलाना है, राज्य तय कर पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। तो क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। हॉट स्पॉट पर पहले की तरह सख्ती रहेगी। धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत नहीं होगी। राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी। मोबाइल में आरोग्य सेतु होना अनिवार्य। बिना दर्शक के खुलेंगे स्टेडियम, स्पोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स। सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे। तो चलिए, ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देश में किस किस तरह की स्थिति रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक है। चलिए, अब इसी पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए, राहुल कोठारी साहब हमारे साथ जुड़ गए। राहुल कोठारी जी, स्वागत है आपका आईबीसी 24 पर। सबसे पहले तो लॉकडाउन 4.2 चालू हो चुका है, केंद्र सरकार ने लगाया। स्वाभाविक सी बात है कि आपकी सरकार भी स्टेट में कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, लेकिन पिछले लॉकडाउन को लेकर और इस लॉकडाउन तक जो कमियां रही हैं, अब उन्हें पूरा किया जाएगा या फिर स्थिति और तस्वीर वैसी ही रहेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन 4 की ऑफिशियल घोषणा, औपचारिक घोषणा जरूर आज हुई है, लेकिन लगातार जब से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है, उसके दौरान ये बहुत स्पष्ट हो गया कि इसकी तस्वीर कैसी रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेके पहले से ही सजग थी, सक्रिय थी, और हम लोगों ने जो इसको पूरा रोड मैप इसका बनना था, जो प्लान बनना था, उस पर पहले से काम किया। हमारे भोपाल का जो डिटेल स्ट्रक्चर है, 18 तारीख से हमारा स्वरूप कैसा रहेगा, कौन कौन सी दुकानें 2 दिन खोलेंगी, कौन सी 3 दिन खोलेगी, किस समय खोलेंगे, कितने स्टाफ के साथ खोलेंगी, ये सारा बहुत पहले ही तय करके मसौदा इसका पेश कर दिया गया था। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय में अगर कोई उसमें प्रक्रिया में अवरुद्ध होने की बात आएगी तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा, लेकिन लगभग जो रेड जोन के क्षेत्र हैं या जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर पहले ही सब निर्णय हो चुके हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो लगातार अब केसों में कमी आ रही है, जिस तरह से सक्रिय अमला पूरी तरीके से घूम रहा है और लगातार उन केसों तक हम पहुंच चुके हैं जो बहुत आगे तक थे, लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों का आवागमन चालू हुआ है, इसको देखते हुए इसकी निर्बाध प्रक्रिया बनी रही, इसलिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। हमारा मध्य प्रदेश विशेषकर बहुत सारे बॉर्डर क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से हमारे यहाँ संक्रमण का कारण एक बन सकता था, लेकिन सरकार की सजगता जो है इसको देकर कहीं ना
कहीं बहुत आगे है। और हमारा फिर भी आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसे कल एक उदाहरण के तौर पे कुवैत से आए हुए 17 लोग भोपाल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए अब ऐसे दृश्य लगातार दिखते रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी रहे और जहान भी रहे, इसलिए इसके साथ में ही कोरोना के साथ कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है इसका विचार किया गया था। और निश्चित रूप से लॉकडाउन 4 जो है लोगों के जनजीवन को वापस से सामान्य बना देगा, इसका प्रयास रहेगा। लेकिन ये बात सही है कि हमारी सजगता, हमारी जो विश्वास, हमारा आत्मविश्वास है, हमारी आत्मनिर्भरता है, वो अब और बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि इससे लड़ाई हम स्वयं को, हर व्यक्ति को अपने आप में लड़नी है। चलिए, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई सर कि लड़ाई है, हमें लड़नी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आप भी तस्वीर देख रहे होंगे, खंडवा में आज कोरोना का विस्फोट कह सकते हैं हुआ है, 69 मरीज एक साथ मिले हैं। मैं लगातार जब भी बीजेपी प्रवक्ताओं से बात करता हूँ, राहुल कोठारी साहब वो हमेशा ये कहते हैं अच्छा हो रहा है, अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छा करेंगे। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, हम क्यों इस स्थिति से अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं? क्या आपके पास टेस्ट किट कम है? क्या वाकई में रिपोर्ट आने में समय लग रहा है? क्या और लैब होना चाहिए? इन चीज़ों का अगर ख्याल होता या वाकई टीम काम कर रही होती मजबूती से, मैं उन टीम को नहीं कह रहा हूं जो लगातार नीचे काम कर रहे हैं, वो तो कोरोना वॉरियर्स है साहब, लेकिन मैं उस टीम की काम कर रहा हूं जिस टीम को ये काम दिया जा रहा है। आप सोचिए कि लगातार इतने मरीजों का निकलना, इसका मतलब ये है कि जांचें नहीं हो रही हैं। नहीं, देखिए विजय जी, मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि लगातार सरकार ने जिस सक्रियता से काम किया है, लगातार हम ये देख रहे हैं कि आज 57-58 दिन इस पूरी महामारी को देश में फैले हुए हो चुके हैं। और उसके बाद भी अगर हम किट्स की बात करें तो हमारी उपलब्धता के, चाहे किट्स की बात करें, चाहे वेंटिलेटर्स की बात करें, ऑपरेशन थिएटर्स की बात करें, बेड्स की बात करें, हमने बहुत तमाम प्रयास करके एक ऐसा मूलभूत ढांचा तैयार कर लिया है, ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार कर लिए हैं जिसको लेकर अब प्रश्न इस मामले में खड़ा नहीं हो सकता। और लेकिन फिर भी जिस तरह से विस्फोट हो रहा है उसका कारण यही है कि एक कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ पूरा मामला बढ़ा है। पूरे विश्व में कई देशों में ये पहले हो चुका था, हम इसका सामना बाद में कर रहे हैं। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं अगर गलती सरकार की होगी तो उसको हम स्वीकार करके जरूर आगे बढ़ेंगे। हम जनता पर किसी भी तरह ये चीज समझने की जरूरत है कि जिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा मजदूर आ रहे हैं उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए, उनके ब्लड सैंपल ले लिए जाए। ये हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो रहा है। जरा इस डिबेट को मैं कहीं और घुमाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ। हम लॉकडाउन 4 में तो प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अब हमारे पास समस्या क्या है? एक, पहला मजदूरों को घर भेजना है, दूसरा जो फंसे हुए हैं उन्हें लाना है, तीसरा जो सीधे कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए हैं या जिनको लगता है कि अभी भी उन्हें दिक्कत हो रही है उनकी जांचें करना है, बफर जोन में आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं, वहाँ रुकना नहीं चाहते, वहाँ खाने पीने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोगों को सिर्फ रख दिया जाता है, उसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये समस्या है। इस लॉकडाउन 4 में इस समस्या पर निजात पाना होगा, क्योंकि वरना आप कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं बाकी देशों ने किस तरह से इसको झेला है। अगर मजदूर लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अगर इस चीज़ का, इस गाइडलाइन का, जो कोरोना गाइडलाइन है कोविड-19 की, उसका पालन नहीं होगा तो आप देखेंगे कि लगातार इस तरह ही विस्फोट होगा, खंडवा की तरह इसी तरह मरीज मिलते जाएंगे। नहीं विजय जी, आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है और जिस तरफ से आपने पूरी बहस को मोड़ा है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये पूरा एक रिवर्स माइग्रेशन का प्रोसेस देश में इस समय हो रहा है, पूरे विश्व भर से हो रहा है, इसको देखते हुए हमारी तैयारी और सक्रिय रूप से होना चाहिए। उस पर सरकार काम कर रही है लगातार। इसमें केवल हम स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें, वहाँ तक हमारी सीमा नहीं हो सकती। इसको देखते हुए बहुत सारी तैयारियाँ आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने के लिए हमको लगेगी। लगातार ऐसी संख्या बहुत बड़ी होगी जो वापस अपने गंतव्य स्थानों पर जाना चाहेगी जहाँ से लौट कर आई है, और कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो वापस उस जगह का मुंह भी नहीं देखना चाहेगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस पूरे मामले में सरकार बहुत सक्रियता से काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें हमारे कई सारे दूसरे संगठन भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मजदूरों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, लोग एक भावनात्मक रूप से, जो आज हम भारत के ढांचा की बात करते हैं, भारत के मूल स्वभाव की बात करते हैं कि वो एक परिवार भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, भावनात्मक व्यक्ति होता है, उसकी इच्छा है कि कुछ ना कुछ करके एक बार तो वो घर होकर
होकर आएगा ही। लेकिन अब ये घर जाने का जो पीरियड होगा, कितना लंबा होगा, कितना वो रहना चाहेगा, वहां पर उसको जो जो व्यवस्थाएं हमको देनी है, इस सबकी बहुत गहन अध्ययन इसका सरकार हमारी कर रही है। और लगातार रिवर्स माइग्रेशन को लेके मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश से गुजरने वाला हर व्यक्ति वो हमारा अपना है, इस देश का नागरिक है। वो भले ही उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र जा रहा हो, लेकिन यदि हमारे यहां से गुजर रहा है, हमारी सरकार प्रयास करके उसकी चिंता कर रही है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे दृश्यों का सामना करना पड़ता है जिसमें सहयोगी जो राज्य होते हैं, लगे हुए राज्य रहते हैं, उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी जो बुराई है वो हमारे प्रदेश के ऊपर आ जाती है। लेकिन मैं आपको फिर भी निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे रीवा की बात करें या बड़वानी की बात करें, सरकार ने बाद में सक्रियता से मोर्चा संभाला है। कई बार उनकी तरफ से सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, कितने मजदूर एक साथ आ रहे हैं, जिसके कारण से बसों की व्यवस्था नहीं हो पाती, बहुत सारे अन्य कारण होते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर जाके मतलब आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे दृश्य देखेंगे बड़वानी के अन्य जगहों पे, जहां संगठन ने, सरकार ने ऐसे काम करके दिखाए जो लगभग असंभव होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, चप्पल की व्यवस्था तो बहुत बात की बात है, हमारे संगठन, हमारी सरकार ORS का घोल उन्हें देना चाहिए। देखिए आप जो कह रहे हैं और मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उसके बीच एक बड़ी खबर ये देखिए कि बालोद में 7 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 19 नए कोरोना मरीज मिल चुके हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जहां ये कहा जा रहा था बार बार कि हम तो ग्रीन जोन में हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है और कर ही रहे थे, और एम्स ने भी बहुत बेहतर काम किया, यहां कई मरीजों को ठीक करके घर भेजा। लेकिन ये विस्फोट क्यों हो रहा है? बलौदा बाजार में 6, जांजगीर और राज्य में 1-1 कोरोना मरीज। अब सवाल यह है कि वो मजदूर जो सीधे घर जाने के बजाय क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं और वहां से भी भाग रहे हैं, सवाल ये कि ये कितनों के संपर्क में आएंगे, ये जब आते समय कितनों के संपर्क में आए, इन्हें लेकर जो आया वो उसके संपर्क में आए कि नहीं। अब सवाल ये कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? जरा पूछता हूं मैं। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। राजेश, एक बहुत बड़ी बहस ये हो सकती है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के अंदर इस बात को अब समझना जरूरी हो गया है। और इस बात को आपको ध्यान होगा, स्वास्थ्य मंत्री पहले से ही कह रहे थे कि हमें जांच की ज्यादा जरूरत है, और अब तो सवाल ये कि जब मरीज आएंगे तब हमें और बड़े कदम उठाना पड़ेंगे। और शायद मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ को अब ग्रीन जोन होने के बजाय जो अधिकार मिल गया है उससे तो अब आगे बढ़कर काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे, क्योंकि लगातार मरीज अब आना शुरू हो गए हैं। राजेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी पुनीत, जी विजय, अगर आज बात करें तो कोरोना के जिस तरह से लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जैसे प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ आएंगे, यहां से गुजरेंगे, तो ये विस्फोट हो सकता है, और आज यही हुआ। आज अगर हम बात करें तो 16 अभी जो जानकारी मिली है एम्स ने जिसकी पुष्टि की कि 16 नए मरीज कोरोना के मिले हैं जिनमें संक्रमण पाया गया है। बात करें तो बलौदाबाजार में, बालोद में 7 है, बलौदाबाजार में 6 है, राजिम में 1 और कवर्धा में 2। और आज बात करें तो आज बालोद में 2 पहले भी संक्रमण मिल चुके थे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा, और इसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी। आज मरीज यहां पर मिले हैं, पहले से 11 मरीज थे, हालांकि एक मरीज आज डिस्चार्ज भी हुआ था। अगर कुल बात करें तो कुल 27 मरीज अब छत्तीसगढ़ में हो गए हैं, और इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जब मजदूर पूरे देश के जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, जब वो यहां पर आएंगे तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी, और इसके लिए मेंटली राजेश, एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही थी, सरकार की नीयत पर, नीति पर सवाल नहीं है, लेकिन एक बात कही जा रही थी, हर बार कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए, छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए। आप शायद उन्हें दूसरे राज्यों से सीखने की जरूरत है कि बाहर से जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ आप किस तरह का गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं। अब तो इन्हें सीखने की जरूरत है, लगातार मरीज मिल रहे हैं। और ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि मजदूर जब आएंगे तब आपको उनको सीधा कंटेनमेंट जोन, माफ कीजिएगा, क्वारंटाइन सेंटर भेजना होगा, वहां से सबके सैंपल लेने होंगे और उसकी हिस्ट्री भी पता करनी होगी। जी विजय, बिल्कुल इस बात का बिल्कुल था, और ये आशंका भी थी, और निश्चित रूप से बहुत सारे मजदूर जो अभी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जांच वहां पर की जा रही है, और उसी जांच में ये विस्फोट हुआ है। जिस तरह से आज 16 नए मरीज कोरोना के मिले हैं वो जांच से ही पता चला है, और निश्चित रूप से यह संख्या बढ़ेगी। जिस तरह से दूसरे राज्यों से मजदूर जो संक्रमित राज्य हैं उनसे होते हुए, पैदल चलते हुए, अन्य साधनों से चलते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पहुंच रहे हैं, और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, उनको हालांकि क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, तो निश्चित
निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ के लिए वो अब सेफ जोन जो बात कहते थे, सरकार बोल रही थी सेफ जोन है, अब वो सेफ जोन नहीं रहा। ये जो आंकड़े आ जाए हैं, जिस तरह से बालोद में 7 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, बलौदाबाजार में 6 मिले हैं, राजिम में 1 मिला है और कवर्धा में 2 मिले। तो राजिम का एक इलाका ऐसा है जहां पे आज पहली बार कोरोना का कोई संक्रमण मिला। इसे बलौदाबाजार का इलाका, वहां पे 6। अभी तक बलौदाबाजार का इलाका भी सेफ माना जा रहा था और वहां पे जनजीवन सामान्य चल रहा था। अब वहां पे 6 मरीज वहां पे मिल गए। तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़े आ रहे हैं अब वो काफी विस्फोटक है। अब और संभल कर रहने की जरूरत है। एक और जहां पर लॉकडाउन 4 कल से शुरू हो रहा है और उस पर कुछ छूट दी जा रही है सरकारी। राजेश, रोकता हूं आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और अगर सरकार के कोई मंत्री जी अगर जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, कोई जुड़ा तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश भी चलेंगे, राहुल कोठारी साहब वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये कि लॉकडाउन 4 में तो आप चले गए, लेकिन अब चुनौतियां ज्यादा हैं, उन पर कैसे काम कर रहे हैं? राहुल कोठारी जी, बीजेपी प्रवक्ता अमरजीत भगत साहब मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, सहकारिता मंत्री, वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो अमरजीत जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी सर, एक खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको, वैसे तो आपको पता होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता देता हूं कि 19 नए मरीज मिले हैं एक साथ, और इस तरह की स्थिति के लिए छत्तीसगढ़ को अब तैयार रहना है और लॉकडाउन 4 में भी प्रवेश है। चल रहा है ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उसमें सूची कहाँ है, ऐसे से बात हो। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, इतनी बड़ी इस वैश्विक महामारी में थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है, जरा इससे भी हम निपटने की कोशिश करते हैं। तो लॉकडाउन 4 में क्या क्या नया हो रहा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि नया सिर्फ इतना है कि आपको घरों में ही रहना है, और रेड जोन, ग्रीन जोन, बफर जोन, कंटेनमेंट जोन, ये 2 नए जोन बने हैं, कंटेनमेंट और बफर जोन। इसमें किस तरह की सुविधा रहेगी, किस तरह की पाबंदियां रहेंगी, ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपने यहां ऐप डाउन नहीं किया है, चलिए एक बार फिर से, मुझे लग रहा है मंत्री जी जुड़ गए हैं। मंत्री जी स्वागत है आपका IBC 24 में। अरे वो दोनों क्वेश्चन होगा। जी नमस्कार जी सर, 19 नए मरीज छत्तीसगढ़ में और लॉकडाउन 4 प्रवेश। जी, वास्तव में छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार से अभी नए केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और उसमें बालोद जिला है और कोरिया जिला है, महासमुंद जिला है, राजिम है, इन सभी जिलों में जो बाहर से मजदूर अभी जो वापस आ रहे हैं, उन सभी लोगों में जो टेस्टिंग होने से पता चल रहा है कि ये नए मरीज, ये जो नया डायग्नोस होने से और इन लोगों को जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिससे यहाँ फिगर बढ़ रहा है। वास्तव में ये जो मूल रूप से महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से जो मजदूर वापस आ रहे हैं, उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहा है। और लॉकडाउन 4 का जो ये समय है, ये हम सबको लिए बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड है कि बाहर से माइग्रेट होकर के और मजदूर आ रहे हैं और अपने यहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लॉकडाउन को फॉलो करना, उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानना तो ठीक है, लेकिन जो केंद्र की जो सरकार है उसको भी लॉकडाउन 4 को इसमें जो कंडीशंस दिए गए हैं उसमें बहुत सारे लिबर्टीज दिया जाना चाहिए। जैसे आर्थिक पैकेज मांगा गया है, बहुत सारे जो यूनिट्स बंद है उसमें मजदूर वापस आएंगे, और उस सेक्टर को चालू करने के लिए जो सेंट्रल से पैकेज मांगा गया है, वो अभी तक उसके बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं किया गया है, जिससे अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और किस प्रकार से स्टेट सरवाइव करेगा, ये अभी तक सोचने का विषय है कि सेंट्रल कुछ ढंग से मदद करना चाहिए, ढंग से मदद कर नहीं रहा है। हम लॉकडाउन 1, 2, 3 को सफल किए हैं और चौथा भी सफल करेंगे, लेकिन सेंट्रल का भी दृष्टिकोण हमारे प्रति सकारात्मक होना चाहिए। जी, 1 से लेकर सर 4 तक आने में छत्तीसगढ़ में
आप देखिए कि 3 तक अच्छी स्पीड रही, बहुत कुछ सही था, बहुत कुछ ठीक किया, और ये एक सौभाग्य की बात होगी कि छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी शख्स की फिलहाल अभी तक कोरोना से मौत नहीं हुई, मौत की पुष्टि भी नहीं हुई। सवाल ये कि अब जब छत्तीसगढ़ के सामने कुछ नई चुनौतियां हैं सर, एक तो मजदूरों को लेकर जिनको जाने आने के लिए बसें नहीं मिल रही, दूसरी बड़ी बात यह कि आपके ही अपने मजदूर बाहर से मेरा सर सवाल तो सुन लीजिए, आपके सामने चुनौतियां क्या है? कमाने खाने गए थे और वापस आए हैं, जिसमें इन्फेक्शन बढ़ा है, वही सब केस अभी देखने को मिल रहे हैं जी। निश्चित रूप से प्रदेश की चिंता बढ़ी है इससे, और हम बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे। जी सर, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां आपके सामने, जरा उनको सुन लीजिए। एक, मजदूरों को आपको लाना है, आपने कह दिया कि चलो हम उनको ला रहे हैं। दूसरा ये कि जो मजदूर सीधे आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं, उनको आप क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं क्या? वहां कैसी व्यवस्था है? वहां की तस्वीरें भी हमने देखी है, वहां खाने पीने की ठीक व्यवस्था है क्या? वहां उनको क्या वाकई व्यवस्था दी जा रही है क्या? वो वहां से भागकर सीधे घर चले जा रहे हैं, उनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। ये इस तरह की चीजें आपको और ज्यादा परेशान करेंगी। चुनौतियां आपके सामने, आपकी सरकार के सामने आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, उसका काउंटिंग नहीं है, और उन्हीं दिक्कत थोड़ा सा है। ये व्हाइट वाले में आवाज आ रहा होगा ना जी, ये व्हाइट वाले में जी। हेलो सर, आप तक आवाज आ रही मेरी? हेलो, शायद मुझे लगता है फोन उनका कट गया है, वो इसीलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही। राहुल कोठारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही होंगी। यही चुनौतियां मध्य प्रदेश के लिए भी, और हम इसी पर बातचीत कर रहे थे। जी जी विजय जी जी। हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियों की बात है, चुनौती हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है तत्परता के साथ में आने वाली चुनौतियों के लिए, किस तरीके से हम उनको निपटेंगे, कैसे इन लोग जो लौट के पलायन करके वापस आए, रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है, उनसे हम कैसे उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि उनको अगर RTO रजिस्ट्रेशन में दूसरे स्टेटों से छूट की आवश्यकता, उसको हम लोग देंगे। उनको बैंकिंग में सहायता यहाँ कैसे की जा सकती है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उनको EPF, उनके अकाउंट दूसरे शहरों में रह गए, उनको यहाँ कैसे रीजनरेट किया जा सकता है, इस पर हमारी सरकार ध्यान रखेगी। और लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से श्रम कानूनों को आसान किया है, व्यापारिक कानूनों को आसान किया है, हमारा विजन बहुत आगे का है। मैं बड़ी ही एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले भी डिबेट पर मैं था, आपके चैनल के माध्यम से था, माननीय अमरजीत जी भी सामने थे। उस समय भी ये पूरी सरकार छत्तीसगढ़ की जिस तरह से अपनी स्वयं की पीठ थपथपाने का कार्य कर रही थी, मैंने इस बात को संदेह उत्पन्न किया था कि ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं विपरीत छत्तीसगढ़ में हो सकती है, उसकी तैयारी रखी है। लेकिन इनके द्वारा उस समय हमारा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार का उपहास उड़ाया गया था। ये जो समय है ये किसी को देखकर नहीं आता है। हमारी तैयारी क्योंकि थी, इसलिए हम लोग आज बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, हमारी व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, और हम लोग लोगों की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा निवेदन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उससे हमारा भी दिल उतना ही लगा हुआ है, हमारा अविभाजित राज्य है, इसलिए वहां पर भी तत्परता से कार्य होना चाहिए। राजनीतिक चश्मे से कोई भी चीजें नहीं देखा जाना चाहिए। यदि उस सरकार को हमारे से भी कोई जरूरत है तो जरूर हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह करिए, पूरी चिंता मिलेगी, पूरी सहायता मिलेगी, और हम सब मिलकर जो है इस देश के, इस भारत से इस बीमारी को हम भगाने का काम करें, मिलकर करें, ये हम सबका प्रयास। चलिए, अमरजीत जी से वापस शायद कनेक्शन जुड़ गया। अमरजीत जी, मैं बात कर रहा था आपके सामने, आपकी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं। सवाल ये है कि थोड़ा बहुत खाद्यान्न की समस्या है कि किस तरह कहाँ कैसे मजदूरों को पहुंचाना है। दूसरा ये कि कंटेनमेंट, माफ कीजिएगा, जो सीधे आ रहे हैं, सीधे मजदूर आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के बजाय इधर उधर ना भेजा जाए, इस बात का भी ख्याल रहे। वो जहां रह रहे हैं 10-12 दिन, 15 दिन, जितने दिन की रुकने की उनको बात हुई है, वहां से वो भाग न जाएं, खाने पीने की वहां व्यवस्था ठीक रहे, वो किसी और के संपर्क में ना आए, क्योंकि आपके पास अब समस्या ये आ रही है कि नए मरीज आपको इन्हीं से मिलेंगे। सर, आप ही से सवाल कर रहा था भगत साहब। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनको सीधे जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनको हम ट्रैक कर रहे हैं, और उनको ट्रैक करके और जो क्वारंटाइन सेंटर है वहीं तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो मजदूर ऐसे हैं जो ट्रक में चढ़ के आ रहे हैं, जो पगडंडी के मार्ग से आ रहे हैं, वही जो हमारे पकड़ से बाहर हो रहे हैं, वो बाद में जिसके बारे में जानकारी मिलने पर हम उसको अपनी एजेंसी भेज करके और उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। तो जो हमको राज्य सरकार को जो करना है वो तो कर रही है। और मैं अभी भी बोल सकता हूं कि बाकी जो व्यवस्था है, चाहे खाद्यान्न का, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था है,
अन्य स्टेट से हम बेहतर पोजीशन में आज भी हैं और इसको हम आगे भी बरकरार रखेंगे। जो हमारे पड़ोसी राज्य है वहां का सबसे ज्यादा जांचें करनी है सर, वो केवल बोलते हैं, सबसे ज्यादा करने में टेस्ट करना है बहुत, क्योंकि लगातार मरीज छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, सक्षम दिखाने में असफल रहे हैं। लगातार मजदूर जो है वो छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ जितने भी केस आ रहे हैं उनका टेस्ट भी हो रहा है और हम पकड़ के उनको क्वारंटाइन सेंटर में भी रख रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य हमारे तुलना में बहुत पीछे हैं और हम अपनी स्थिति जो मेरिट है उसको हम बना के रखेंगे। हम बेहतर पोजीशन में रहेंगे, चाहे खाद्यान्न का हो चाहे इस स्थिति को बना के रखने का हो। लॉकडाउन पर हम कहना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मांग रखा है उस पर गौर करना चाहिए, अगर आप कहना चाहिए। सर मैं राजनांदगांव की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको, जरा आपका ध्यान चाहूंगा। और हालांकि शासन प्रशासन तो वहां मुस्तैदी से काम कर ही रहा है, लेकिन क्या तकलीफें आ रही और किस तरह की स्थिति वहां है, जरा आपके सामने टीवी है तो उस पर देखिएगा सर। जरा मैं पीसीआर से कहूँगा वो राजनांदगांव की तस्वीरें दिखा दें जरा। जो ट्रकों में बैठ के जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, सीधे वो जहाँ जाना चाह रहे हैं वहीं भेज दिया जा रहा है। वहाँ तत्काल में RT-PCR से जो किट से जो जांच हो रही है वही की जा रही है। अब ये देखना होगा कि अलग अलग जिलों में जिस तरह से भगत साहब लोग जा रहे हैं, देखिए वहाँ भी उनको क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उस जिले में भेज रहे हैं और वहाँ के जिला प्रशासन को निर्देश है कि वहाँ पर उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, उनका टेस्टिंग करा जाए और जिसमें डायग्नोस हो रहा है उसको कोविड हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए। तो ये निर्देश है और पूरी एजेंसी उसी लाइन में काम कर रही है। चलिए कुछ ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा मैं आपका। लगभग 2 दिन पहले मैं ही इस खबर को दिखा चुका हूँ, फेसबुक पर भी बता चुका हूँ, न्यूज़ भी पढ़ चुका हूँ। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, शौचालय का पानी पीने को मजबूर है, खाना ठीक से मिल नहीं रहा है। लगातार यही शिकायतें मिल रही है कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर सरकार ध्यान देगी क्या? हर जिले में पंचायत स्तर पर इस तरह की जो व्यवस्था की गई है, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या उसकी? देखिए इसमें मॉनिटरिंग बिल्कुल हो रहा है और इसके लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। कलेक्टर्स को इसके लिए पूरी तरफ से फ्री हैंड दिया गया है और कलेक्टर अपना टीम से वहाँ का CO है, तहसीलदार है, SDM है और संबंधित जो पंचायत वहाँ के सचिव है, वहाँ के कर्मचारियों का टीम बनाया गया है जो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्था पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसको दूर किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि एकाएक जब बाहर से इतने लोग आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि दिक्कत इसलिए भी है कि बहुत सारे बसाहट में जहां पर जो व्यवस्था की गई है गांव वाले घुसने नहीं दे रहे हैं, वहां पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दो तरफा प्रशासन को झेलना पड़ रहा है, एक तो ग्रामवासियों से और दूसरा जो मजदूर हैं जो आ रहे हैं उनको वहाँ रखने के लिए। तो ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, लेकिन इस पे हम स्थिति में नियंत्रण है और सभी लोगों को लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं और कहीं भी आगे दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए पर्याप्त तैयारी कर ली गई है। जी राहुल कोठारी साहब, सवाल यह है कि आप इस स्थिति को बहुत करीब से भी देख रहे हैं, क्योंकि भोपाल में रेड जोन इलाका है। इंदौर की हम बात कर लें, खंडवा की जिस तरह से में नए मरीज, जिस तरह से 69 मरीज सामने आए, आप लोगों के सामने भी चुनौती है। अब इस चुनौती से आपको कैसे निपटना है? आप कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है इसलिए हम आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारी भी पूरी तैयारी है, हमारे भी संवाददाता लगे हुए हैं, वो भी तस्वीर हमको दिखा रहे हैं। सिर्फ तस्वीरें हम तक पहुंचती है ये एक उद्देश्य नहीं, उन तस्वीरों को आप जैसे नेताओं तक पहुंचाने का भी हमारा उद्देश्य होता है, ताकि आप लोग देखें, समझें कि वाकई कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और जो लॉकडाउन 1, 2, 3 में जो समस्याएं थी और जो चुनौतियां थी वो 4 में ना बनी रहें। और साथ ही साथ जो ग्रीन जोन इलाके हैं वहाँ भी नए मरीज सामने आ रहे हैं, अब वो ग्रीन जोन नहीं बच रहे हैं, ये भी एक चुनौती है। नहीं, निश्चित रूप से विजय जी, इस पूरे मामले में देखिए ये निर्देश जो लॉकडाउन आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर ग्रीन जोन का ऑरेंज जोन में परिवर्तन होता है और ऑरेंज जोन से
मंत्री जी को मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बात पूरी होने दे। सर, मेरा आपसे निवेदन है कि अमरजीत जिस भगत साहब, तरीके से ये पूरे सवाल राहुल घटनाक्रम कोठारी हो जी रहे हैं, से मैं आपके पास उसमें आऊंगा। कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को लेकर मुस्तैद है। सर आप बोलिए राहुल कोठारी जी। जी विजय जी, जिस तरीके से सारी प्रक्रिया हो रही है इसमें लगातार हम ये भी इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि लगातार अगर ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में होने की बात होती है या ऑरेंज से रेड में जाने की बात होती है तो उसके पैमाने क्या होना चाहिए। हम देख रहे हैं कई बार संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। विशेषकर इंदौर को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र हैं वहां पर यह परिस्थिति बहुत कम हुई है कि किसी की मृत्यु हो, और जो मृत्यु जिनकी हुई भी है उनको कहीं ना कहीं दूसरे संक्रमण पहले से या बड़ी गंभीर बीमारियां पाई गई हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो कोशिश है कि सरकार इस पूरे मामले में कड़ाई से काम करे। लगातार जब लॉकडाउन में छूट होगी, विशेषकर कल से, क्योंकि एक नया परिवर्तन प्रदेश में आएगा, कुछ दुकानें खुलना शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद ये प्रक्रिया को और सतत बनाए रखने के लिए और सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए सरकार पूरी संजीदगी से लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता का सहयोग भी इसमें आवश्यक है, सामाजिक जनजागरण भी जरूरत है, और लोगों को खुद इस बात को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमको इस बीमारी से बचाव कैसे करना है। और हमारा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह का एक माहौल है परिवार भाव का, उसको देखते हुए हमें लगता है कि सारी चीजों से लगातार आरोप लगा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जेब में पैसा डालिए। अब देखिए, निश्चित रूप से जिनकी आदत ही जेब में पैसा लेने की रही हो वो जेब में ही पैसा मांगेंगे। वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि किस तरीके से उद्योग को गति देने के लिए ये पैकेज दिया गया है, किस तरह से निर्माण की जो सामग्री, निर्माण के जो काम चल रहे थे उनको गति देने के लिए काम किया गया है, किस तरीके से जो माइक्रो बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको सरकार ने मजबूत बनाया है, किस तरीके से कोयले के मामले में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया है। ये सारी चीजें कांग्रेस को आंख में जो पट्टी लगाकर बैठी उनको दिखाई नहीं देगी। आज देश में जिस तरह से एक बड़ा बजट आता है उससे भी बृहद तरीके से इसको पूरा समझाया गया। सरकार ने 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। पैसा नहीं दिया जा रहा है, राज्यों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में भी जो ये कहा जाता है कि खजाना खाली है, अब मांग नहीं सकते या मांग सकते, उस पर भी एक सवाल है। मैं राहुल कोठारी जी रोक रहा हूं आपको। अमरजीत भगत साहब, राहुल कोठारी जी कह रहे हैं कि जिनकी आदत देखिए केंद्र सरकार यदि पैसा चाहिए। सर मैं रोक रहा हूं कोठारी साहब, आपको रोक रहा हूं। भगत जी की बात सुनो, थोड़ा डिस्टेंस है और उसी कारण थोड़ा व्यवधान है। देखिए हम तो पहले भी बोल चुके हैं, हमारे जो पहले लेनदारी है सरकार से, भारत सरकार से होते, कोई खैरात थोड़े ना मांग रहा है भाई। अब हमारा जो पहले जो केंद्र से हमारा अधिकार है, जीएसटी का लेनदारी बाकी है, बाकी माइनिंग का है, उसको हमारा क्लियर करे। और राज्य सरकार फेडरल सिस्टम में तो ये रहता ही है कि राज्य को केंद्र द्वारा मदद दी जाती है। और हमारा जो टैक्सेशन का है, बाकी जो रेवेन्यूज जो कलेक्ट करके देते हैं, जो सेंट्रल का जो हिस्से का है, जिसमें कोठारी साहब अपने घर से थोड़े दे रहे हैं। जी राहुल कोठारी जी, लोन में मत लगाइए। और दूसरी बात उनका कहना है कि आप घर से नहीं दे रहे ना। कोठारी साहब जवाब दीजिएगा अमरजीत भगत साहब का। देखिए जो भी प्रावधान के अनुसार इनका छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा मिलना है उसको निश्चित रूप से कभी नहीं रोका जाएगा। आप केंद्र सरकार की मंशा से स्वाभाविक रूप से परिचित हैं। हमारी सरकार कभी ये काम नहीं कर सकती। और कम से कम मैं अमरजीत जी जैसे जो सक्रिय मंत्री हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाना बंद करें। आज भी मतलब हमारे देश के जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने उन्होंने भूपेश बघेल जी को स्पेसिफिक जवाब दिया है कि रेलवे के मामले में जिस तरह से झूठे आरोप नहीं विजय जी, आज एक बड़ा आरोप भूपेश बघेल जी ने पीयूष गोयल जी पर लगाया था कि रेलवे जो है हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को नहीं लाने दे रही है। उसका आज जवाब दिया गया कि यदि दो राज्यों के बीच में सहमति पत्र रेलवे को दिया जाएगा तो इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है केवल रेलवे के पाले में गेंद डालकर अगर खेलना चाहती है, राजनीति करना चाहती है तो ये नहीं होगा। यदि इनके मजदूर आंध्र प्रदेश से आने, तमिलनाडु से आने, सहमति पत्र दोनों राज्यों के आ चुके हैं तो उनको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। ये झूठी राजनीति करना बंद करें, केंद्र सरकार के सामने सही तरीके से अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें, इनको पूरा पैसा जरूर दिया जाएगा। राजनीति में कितनी सच्चाई है जरा मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। अमरजीत भगत साहब वो कह रहे हैं कि ये झूठी राजनीति है और एक दूसरे पर केवल आरोप लग रहा है। आपको लग रहा है कि जो केंद्र से बाकी पैसा है वो आ जाएगा तब यहाँ कोरोना नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ में कोई मजदूर परेशान नहीं रहेगा, किसी को क्वारंटाइन सेंटर में परेशानी नहीं होगी, किट बराबर आ जाएगी? देखिए तो कोरोना कब
ना कोरोना का आने का किसी को अंदेशा था, ना कोरोना कब जाएगा उसका किसी को जानकारी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन हमको करना चाहिए। आज अगर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मजदूर जा रहे हैं अपने घर को, तो उसका किराया तो केंद्र सरकार दे सकती थी, उसको राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया गया। और मैं तो कांग्रेस के हमारे आला नेताओं को, सोनिया जी को, राहुल जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा कि अगर सरकार नहीं देगी तो हम उसका वहन करने के लिए तैयार हैं। तो ये स्थिति क्यों बन रही है? अब मजदूरों को, जरूरतमंद लोगों को मदद करने की आवश्यकता, उसमें राजनीति जैसी बात कुछ है ही नहीं। कोठारी साहब, आप जरा देखिएगा, एक सवाल मेरा आपसे भी है कोठारी साहब से कि जब सांसदों ने पैसा दिया तो सीधा पीएम केयर फंड में डाल दिया। साहब, आप कुछ पैसा स्टेट में भी दे देते, कुछ पैसा सीएम केयर फंड में भी डाल देते। नहीं, देखिए विजय जी, इस पूरे मामले में हम लोगों ने बहुत सुविधा अनुसार काम किया। मध्य प्रदेश में विशेषकर हमने इस बात का प्रयास किया कि हमारे यहाँ जो बड़े उद्योग लगे हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो लोग लगातार सरकार को दान देना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने का एक आदत होती है। कलेक्टर से मिलकर वो अपना दान देते हैं और उसके माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में लगातार हमारे यहाँ पैसा आया है। लेकिन विभिन्न प्रावधान जिसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दे सकते थे, उसको हमने वहां पर ही पूरा कराया। विधायकों की तनख्वाह की हम बात करें तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में आई है, सांसदों की तनख्वाह और सांसदों का मत जो है वो प्रधानमंत्री सहायता कोष में गया है। ऐसे बहुत अच्छी तरीके से एक पूरा बैलेंस इसका बनाया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कल ही जानकारी पूरी दे दी गई है कि किस मद में किट्स के लिए कितना पैसा दिया गया है, यात्राओं के लिए कितना पैसा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, पुलिस कर्मियों को कुछ किट की जरूरत है जो बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में है। आप समझ रहे हैं मैं कह रहा हूं कि अभी भी ऐसी किट की जरूरत है जो लगातार क्षेत्र में जाकर तत्काल जांच कर सके। अभी भी जांच रिपोर्ट 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन लग रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए। नहीं, देखिए सभी राज्यों ने प्रयास करके और विशेषकर मध्य प्रदेश ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया है और इस कैपेसिटी के मामले में हमारे यहाँ टेस्ट सेंटर की भी बढ़ोतरी काफी सारी हुई है। लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें लगातार मरीजों में भी बढ़ोतरी हो रही है। एक एक दिन में हजारों लोगों का टेस्ट भी हो रहा है और जो रिपोर्टें आ रही हैं, आप जान रहे हैं कि कई सारी रिपोर्टें ज्यादातर नेगेटिव आ रही है और कुछ ही पॉजिटिव आ पा रही है। अब 2-2, 2.5, 3-3 हजार रिपोर्टें जब डेली की प्राप्त हो रही है, संख्या को हम देखेंगे तो किसी भी लैब में भेजने के लिए पर्याप्त संख्या होती है। 69 लोग एक साथ पॉजिटिव आए हैं और आपके लिए कुछ ही लोग मरे और 69 में ज्यादा समय, बहुत ज्यादा अंतर होता है। अमरजीत भगत साहब, इस लॉकडाउन 4 में चुनौतियां ज्यादा हैं। सारी चीजें चलती रहेंगी। चलिए मैं रुक रहा हूं सर, मैं रुक रहा हूं जी। इस 4.2 में चुनौतियां ज्यादा हैं, इस चौथे चरण में चुनौतियां ज्यादा हैं, कैसे निपटेंगे? और आप तो कह रहे हैं पैसा भी नहीं दिया केंद्र ने। जी, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन 4 वास्तव में हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजेबल है और इसको पूरा करवाना, क्योंकि लोगों की जो सहने की जो क्षमता है, लोगों का एक जो इतना दिन से लोग लग रहा था कि लॉकडाउन 3 के बाद हमको बहुत सारी लिबर्टीज मिलेगा, लेकिन वैसा थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए कि एक ग्रीन जोन जो डिक्लेयर करने का और बफर जोन डिक्लेयर करने का जो मिला है राज्य शासन को, उसके अलावा जो है आर्थिक मामले में जो हमको लिबर्टीज सेंट्रल से मिलनी चाहिए, जो यूनिट्स को तैयार करने के लिए, जहाँ पर जो बंद पड़े हैं उसमें मजदूरों को लाने के लिए, उनको रिस्टार्ट करने के लिए जो उसमें आवश्यक मदद की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब वगैरह जो नहीं किया गया है, जिसको किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ स्पष्ट नहीं है। आप 20 लाख करोड़ तो बोल देते हैं, लेकिन उसमें किसके लिए क्या है वो स्पष्ट नहीं है। और जब स्पष्ट जब तक नहीं होगा और जब तक उनके लिए पैकेज नहीं देगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में लॉकडाउन 4 जो है ज़्यादा चैलेंजेबल है और उसको पूरा करना, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और इसको हम मिल करके लॉकडाउन 4 को भी सफल करेंगे। जी, मैं राहुल कोठारी जी आपसे सवाल करता हूं। अमरजीत भगत साहब ने कह दिया हम लॉकडाउन 4 में भी मिलकर लड़ेंगे, साथ में चलकर लड़ेंगे, और छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से 3 लॉकडाउन तक तो दिखाया ही है
कि वो कोशिश कर रहा है और एक सफल कोशिश है, लेकिन धीरे धीरे कुछ तस्वीरें आती हैं। हालांकि उनका कहना है कि चीज़ें ठीक होने की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन अब राहुल कोठारी साहब, मध्य प्रदेश के लिए वाकई ये चुनौतीपूर्ण समय है। आपको ऑफिसेज भी आप खोलने की बात कर रहे हैं, जो सरकारी कार्यालय है, आपको जोन बनाने का भी अधिकार मिल चुका है, लेकिन अब जोन बनाने के लिए रेड जोन, बफर जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट जोन, 2 जोन और बढ़ गए, बफर और कंटेनमेंट। चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अब कुछ ही और आंकड़े अगर हम पार कर लेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा मरीजों की तरफ बढ़ जाएंगे और मध्य प्रदेश लगभग 4,000 साढ़े 4,000 से ऊपर है। नहीं, निश्चित रूप से चुनौती बढ़ी है और चुनौती की तरफ हम लोग जिस तरह से अग्रसर हो रहे हैं, हमारी पूरी सरकार मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि इस चुनौतियों को हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पार पा पाएंगे और इस चुनौती में से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ सकती है जिसको हम संभावना में परिवर्तित कर सकें, इस पर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज जिस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, छत्तीसगढ़ के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हमारा एक बहुत बड़ा जनजातीय इलाका होता है। वहाँ पर लगातार बहुत ऐसे ग्रामोद्योग होते हैं, ऐसे लघु कुटीर होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को सशक्त बना सकते हैं, लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन इन सबके लिए जो है एक सरकार की मानसिकता लगती है, उसके लिए कार्य प्रणाली लगती है और वो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो खुलकर है, हम लोग उसके लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में मैं लगातार देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से डिबेट के माध्यम से या अन्य वाक्यों से कि लगातार सरकार अपनी पीठ ठोकने में व्यस्त है। सरकार इस बात को चिंता ही नहीं करना चाहती कि आज छत्तीसगढ़ की लेबर जो दुनिया में जाने के लिए जानी जाती है, अच्छी लेबर है, लगातार काम करती है, लेकिन उसकी जो स्थिति बनी हुई है उसको इस बार सरकार की क्या कोशिश है कि लगातार वहां पे रोक के जो रिवर्स माइग्रेट होके जनता आई है, वहां पे लोग आए हैं, उनको रोककर ऐसे कौन से प्रावधान सरकार कर सकती है कि उनको दूसरे कामों में लगा सकती है कि उनको वापस जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमें लगता है कि सरकार को केवल आज की परिस्थिति में काम नहीं करना चाहिए, सरकार को 1 महीने बाद की, 3 महीने बाद की, 6 महीने बाद की पॉलिसी पर भी लगातार काम करना चाहिए। मैं इस बात को भी खुलकर कहना चाहूंगा कि सरकारों की तरफ से एक प्रयास होना चाहिए, आज से ही 3 महीने बाद या 6 महीने की कोई तिथि निर्धारित हो जाना चाहिए जब सरकार के माध्यम से जो लोग अपने क्षेत्रों में वापस जाना चाहते हैं, अपने पैतृक स्थान छोड़कर वापस उन्हीं जगह पे जाना पसंद करना चाहते हैं जहां से पलायन करके वापस आए, उनको अभी से सुविधा करनी चाहिए, उनके अभी से रजिस्ट्रेशन करने चाहिए। तो ये प्रक्रियाएं सारी सतत चलने वाली प्रक्रियाएं, इन पे लगातार काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश ने इस काम को लगातार 23 मार्च के बाद से किया था। आज बड़ा राज्य है, उसके बावजूद वो काम होना चाहिए, बड़ी करेगा कौन? सरकार आपकी है ना, कोशिश करके जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है। चलिए मैं अमरजीत भगत साहब के पास चलता हूँ। अमरजीत जी, राहुल कोठारी साहब कह रहे हैं कि वो लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस चीज को आगा के रूप में नहीं लिया गया, एक रेड सिग्नल जो था उसको आपने नहीं देखा। अब आज लॉट में मिल रहे मरीज, सामने भी इस तरह की स्थिति खड़ी रहेगी। अमरजीत जी देखिए हम हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए मध्य प्रदेश तो कम से कम हमको सलाह ना दे, आप आत्मनिरीक्षण करें और केवल रटा रटाया भाषण को सुनाने के लिए आप आ जाए, नीति और सिद्धांत की बात करें कि 4 महीना बाद क्या होगा, 3 महीना बाद क्या होगा। हमारी नीति पे और हमारे जो नीति के जो पर्यवेक्षण पे, नियंत्रण पे उन्होंने टिप्पणी किया है, उन्होंने सराहना किया है कि छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक प्रबंधन है वो बहुत अच्छा है और जिसका साइनिंग आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि हमने जिस ढंग से वनांचल में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए वहाँ के जनजाति, वहाँ के रहने वाले लोगों को उसमें काम में लगाया और वहां से जो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भगत साहब जरा रुकिएगा और ये खबर कोठारी साहब आप भी सुन लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में आज 19 नए कोरोना मरीज मिले, लेकिन यहां सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, भूपेश बघेल जी ने, कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा 19 मरीज जो मिले हैं। साथ ही साथ उसके बाद एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, जो मजदूर सड़क पर चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले, ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। तो अपनी नाकामी का ठीकरा राज्यों पर ना फोड़े केंद्र सरकार। सड़क पर चल रहे मजदूरों की केंद्र जिम्मेदारी ले। साफ तौर पर ये
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। जरा कोठारी साहब, मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगा कि लोगों को जीवन को नर्क ना बना दे। इसमें से अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें हैं और वो ट्रक किराया करके ला रहे हैं, तो आपके अपने राज्य में आप ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं और ठिकरा फोड़ने का काम दूसरे के सर पे कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के जीवन को नर्क आपने बना दिया है। यह रेल मंत्रालय सभी राज्यों से ट्रेन चला देती एंड टू एंड, तो अभी तक के लाखों जो श्रमिक हैं वो सड़कों पे पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होते, सैकड़ों लोगों की मौतें नहीं होती। जी, तो सुना आपने अमरजीत भगत साहब, साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सड़कों पर चल रहे मजदूरों का जीवन नर्क बना दिया। पहले ही अगर ट्रेन चला दी जाती तो सीधे तौर पर लोग घर पहुंचाते, बसें चला दी जाती तो लोग अपने घर पहुंच जाते। ये बहुत देरी कर दी है और इसका ठिकरा केंद्र सरकार राज्यों पर ना फोड़े। बिल्कुल, ये नैतिक जवाबदारी केंद्र की थी कि लॉकडाउन जब करना था तो उसके पहले लोगों को अपने अपने गांव तक जाने के लिए एक मौका देना था, अपने अपने प्रदेश में वापस लौटने के लिए मौका देना था, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो। लेकिन वैसा ना करके एकाएक में ऐसा कर दिया और जो स्थिति निर्मित हुई उसके सामने है कि रोड में लोग भटक रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं, बच्चे गोद में लिए हुए हैं, कई लोग दम तोड़ दिए। तो ये सब जो स्थिति नज़ारा देखने को मिल रहा है वास्तव में आप विवेकपूर्ण निर्णय का नतीजा है, और जिसमें अब कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आगे के लिए हम लोगों को और अच्छा प्लानिंग करके लॉकडाउन 4 को सफल करना चाहिए। जी, वाकई इस पर मैं रिएक्शन लूंगा। राहुल कोठारी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र ने देर की है? क्या आपको नहीं लगता कि सड़क पर चल रहे मजदूरों को कभी कोई ट्रक रूंद देता है, कभी आपस में भिड़ंत हो जाती है, कई मजदूर भूख से मर जाते हैं, कई पैदल चलते हुए मर जाते हैं? ये फैसला और ये निर्णय अगर पहले ले लिया गया होता तो शायद अब फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, अब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की स्थिति रहती। विजय जी, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी अच्छी कहावत है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जो जो अच्छे काम कर रहे हैं वो तो यही कर रहे हैं, और जो जो बुरे काम हो रहे हैं वो सारे केंद्र सरकार के ठीकरे पर फोड़ दो। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी मानव विरोधी मानसिकता लेके भूपेश बघेल किसको जवाब देंगे, भगवान को भी कब जवाब देंगे कि जिस तरीके से आप मजदूरों के बारे में बोल रहे हो कि वो जो है उनको भटकने के लिए छोड़ दिया जाए, केंद्र सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाए। आप बताइए कि जिस तरीके से पूरे दृश्य उत्पन्न हुए हैं, क्या इसमें उनके सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? 23 मार्च से लगातार लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद अगर अभी तक वो रजिस्ट्रेशन करके अपने लोगों को कम से कम बॉर्डर क्षेत्रों से अपने शहरों में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी कमी क्या केंद्र सरकार की है? आज आप बताइए कि ज्यादातर मजदूर जो हैं वो कांग्रेस के राज्यों से भी लौट रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हमारे समझ में ये नहीं आता है सर, आपको रोक रहा हूं, कुछ कह रहे हैं अमरजीत जी, सुन लीजिए उनको जरा। कोठारी साहब, आपको रोक रहा हूं, अमरजीत भगत साहब उन्हीं बातों को बोलते हैं जिसका इसका कोई सरोकार नहीं है। केवल इस प्रकार के बात जिसका इससे कोई सरोकार नहीं है, अपने प्रदेश में व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम सिद्ध हुए हैं। जिस समय इस पे नियंत्रण करना था उस समय राजनीति करने में निवेदन है कि आप बताइए कि आपने आप सरकार के मंत्री हैं, कदम उठाना था, केंद्र सरकार ने उठाया नहीं। मंत्री आपको फिगर्स बताने चाहिए, कितने आइसोलेशन सेंटर हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर हैं। सरकार के मंत्री होने के नाते आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताना चाहिए कि आपने कितने आइसोलेशन, हमारे यहाँ कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहां इलाज जारी है, साफ संख्या के साथ में आप आइए ना। सेंटर सभी जिले में बनाए गए हैं जहां पर उपचार चल रहा है। जी अमरजीत जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि जिस तरह से वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर, मैं रोक रहा हूं कोठारी साहब आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो मुख्यमंत्री ने यहाँ साफ तौर पर कहा कि क्या केंद्र सरकार को इन मजदूरों की सुध पहले नहीं लेनी चाहिए थी? क्या केंद्र सरकार को ट्रेनें कुछ दिनों पहले नहीं चला देनी चाहिए थी जिससे मजदूर घर पहुंच जाते? क्या ऐसी व्यवस्था जिससे ये हाय तौबा नहीं मचती? अमरजीत जी,
जी, वास्तव में कुछ भी करने से पहले प्लानिंग होना चाहिए, लोगों को समय मिलना चाहिए और एकाएक कोई भी घोषणा हो जाए तो आनन फानन में अफरा तफरी मचना तो स्वाभाविक है। आज जो परिदृश्य हमारे सामने है, जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, जो भयावह स्थिति बनी हुई है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम एक तरफ तो पूरा विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने मजदूरों को हम संभालने में अपने नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। लोग दम तोड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। जो स्थिति है, जो नज़ारा है, वो किसी से छुपा नहीं है और हम केवल बोलने से नहीं होता है, हमारा काम बताएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और आज 21वीं सदी में भी ये स्थिति है हमारा कि थोड़ा सा कोरोना का झोंका आया और हमारे देश को तहस नहस कर दिया। तो ये प्लानिंग होना चाहिए था कि अगर हमको लॉकडाउन जारी करना है तो उसके पहले क्या क्या हमको तैयारी करना है और क्या क्या होना चाहिए था, किस राज्य के हिस्से क्या होना चाहिए था और केंद्र के हिस्से क्या होना चाहिए था। इसमें जो आज लोगों से, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, ये पहले कर लेना चाहिए था। करने से पहले तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो अब ये तो स्थिति हो गया है, निर्णय ले लिए हैं, आज संघर्ष करना है। आज लोग लॉकडाउन 1, 2, 3 पार कर ले हैं, अब 4 में घुस गए हैं, तब इसको हमको सब मिल करके सफल करना है। लेकिन केंद्र को समीक्षा जरूर करना चाहिए और जो जो लिबर्टीज देते बने उसको देना चाहिए। चलिए, वाकई एक समीक्षा के तौर पर अगर आपने जो बात कही, राहुल कोठारी साहब ने भी कहा कि अगर इस पर राजनीति ना हो, आप भी कह रहे हैं कि राजनीति ना हो, लेकिन इस पर राजनीति ज़्यादा हो रही है। सवाल ये है कि राज्य केंद्र पर आरोप लगाता है, केंद्र कहता है राज्य की अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं। दोनों की अगर अपनी जिम्मेदारियां हैं तो फिर शायद कौन ठीक से नहीं निभा रहा है। मजदूर सड़क पर क्यों है, घर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, खाने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों अभी भी धमों से ऐसी तस्वीर निकल कर आती है कि उन मजदूरों को जूटर में से खाना उठाकर खाना पड़ता है, और क्यों छत्तीसगढ़ से भी ऐसी तस्वीर निकल कर आती है कि जहां क्वारंटाइन सेंटर में भी शौचालय का पानी पीना पड़ता है। सोचने की जरूरत है दोनों सरकारों को बजाय आरोप के काम करने की। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कोठारी साहब आपका, अमरजीत भगत साहब आपका भी नमस्कार।